नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की कठिन घड़ी में आपसी सहयोग और एकजुटता ही भारत की असली शक्ति है। उन्होंने युवाओं से विशेष आह्वान करते हुए कहा कि वो देश के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। तो पीएम ने ये भी कहा कि विपत्ति के समय नागरिकों द्वारा प्रदर्शित सहयोग की भावना ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम मन की बात हर महीने प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित करेगा। तो सीएम साय ने यह भी कहा कि पीएम ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की, जिसमें प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ के लिए वैसे तो नवंबर महीना बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि स्थापना दिवस भी हम लोग भव्यता के साथ मनाए, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में थे। नए विधानसभा भवन का उनके कार्यक्रमों से लोकार्पण हुआ। राज्योत्सव के समापन में हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी पधारे। जनजातीय गौरव दिवस में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई और अभी ये 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरे देश भर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं, सब 3 दिनों तक देश में कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहां पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कहे कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी वो बताएं। हर बार आग्रह करते हैं देशवासियों से स्वदेशी अपनाने के लिए, अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और व्यापारी बंधुगण से भी आह्वान करते हैं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकानों में स्वदेशी वस्तुओं को बेचें। संयुक्त सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दौरा कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य का फील्ड पर जायजा लिया। उन्होंने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा मतदाता केंद्रों का दौरा कर प्रगति की जानकारी ली। तो बीएलओ के कार्यों की मौके पर समीक्षा भी की गई और उन्हें जरूरी मार्गदर्शन भी दिए गए। तो उन्होंने शहर के गोंडपारा इलाके में पदयात्रा कर लोगों को अभियान के संबंध में जागरूक भी किया और कुछ बचे हुए मतदाताओं के घर भी पहुंचकर जल्द गणना पत्रक भरकर जमा करने का अनुरोध किया। तो कमिश्नर सुनील जैन ने विधानसभा क्षेत्र के गोंडापारा के अवाला, बंधावापार, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बिरकौना और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हिर्री पहुंचकर बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया।
तो देखा गया है कि अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीजेपी रुचि नहीं दिखा रहे। तो आपको बता दें कि संभागायुक्त और कलेक्टर ने पुनरीक्षण किया और साथ ही साथ ये भी बता दें कि अभियान में सहयोग करने की लोगों से अपील की है। तो पूरी तरह से एसआईआर को लेकर ये निरीक्षण किया गया था कि किस तेजी के साथ काम चल रहा है, बीएलओ किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं, कितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो सकता है, इसको लेकर भी बीएलओ को दिशा निर्देश दिए गए, लोगों से अपील की गई जल्द से जल्द फॉर्म भरें, सहयोग करें। तो संभागायुक्त निरीक्षण के लिए पहुंचे। तो अभियान में सहयोग करने के लोगों से अपील की गई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेके बीएलओ को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा किया जाए समय रहते। तो संभागायुक्त और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और पुनरीक्षण किया गया। राजनांदगांव के वर्धमान नगर में राज्य सरकार के निर्देश पर लाखों रुपए खर्च कर अटल परिसर का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य था कि लोग यहां आकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, उनकी सोच और उनके योगदान के बारे में जाने। लेकिन उद्घाटन को कुछ ही महीने हुए हैं। हालात ये है कि परिसर अंधेरे में डूबा है, चारों ओर गंदगी फैली है और जो लाइटें लगाई गई थी वो तक चोरी हो चुकी हैं। रात में यहां आना तो दूर की बात है, लोग दिन में भी यहां आना पसंद नहीं करते हैं, कतराते हैं। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कोई सुरक्षा व्यवस्था तक नहीं है यहां, ना सफाई ना मेंटेनेंस। सरकार ने तो परिसर बना दिया, पर उसके बाद क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ये लोगों के सवाल है। तो अटल जी के नाम पर बने इस परिसर में ना लोग घूम पा रहे हैं, ना यहां कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना ही परिसर अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर रख रखाव भी नहीं करना था तो इतना बड़ा परिसर बनाने का मतलब क्या था। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों में राजनांदगांव में अटल परिसर की जो स्थिति है, जर्जर है, ना सफाई है, ना मेंटेनेंस है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है। और उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही ये स्थिति यहां पे देखी जा रही है। बदहाल स्थिति में ये परिसर है और आसपास जो लोग यहां पे रहते हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि क्यों ये परिसर बनाया गया जब इसका कोई रखरखाव करने वाला नहीं है। यहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जर्जर अवस्था में ये परिसर है। तो उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही ये स्थिति यहां पे देखने को मिल रही है। जर्जर हालत में ये परिसर है और ये सवाल है लोगों का कि अगर परिसर की ये स्थिति होनी थी तो इसको क्यों खोला गया, क्यों इसका उद्घाटन किया गया। तो यहां पे लोग आने से भी कतराते हैं क्योंकि यहां पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहां पे लोग घूमने भी आते हैं तो कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई नहीं है, तो लोग यहां पे आने से बच रहे हैं। तो अटल परिसर की स्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ गंदगी का आलम है, कोई यहां पे देखरेख के लिए नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस यहां पे नहीं की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो परिसर बनाया गया था, जब इसका उद्घाटन हुआ इसके कुछ ही दिन बाद जर्जर स्थिति में ये पूरा परिसर हो गया है। अटल परिसर का निर्माण हुआ है, उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है, क्योंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं। और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहां पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहां आए और एक स्वस्थ माहौल में वहां पे बैठ के समय बिता सके।
राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक ने धान खरीदी सीजन के बीच किसानों से बड़ी अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी किसान अपने धान को सोसाइटी के बाहर बेचने की कोशिश ना करे। ज्यादा दाम दिलाने का लालच देने वाले दलालों से सतर्क रहें। एसपी ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग किसानों को बहला फुसलाकर ये दावा करते हैं कि वो बाजार में धान का ज्यादा दाम दिलवा देंगे। पुलिस ने ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए कहा कि किसी के कहने पर धान लेकर बाहर ना जाएं और सरकार द्वारा निर्धारित सोसाइटी में ही अपना धान बेचें और अगर कोई फर्जी दलाल ऐसी हरकत करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। तो जिले में धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। किसानों से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह के लालच में बिल्कुल ना आए और सुरक्षित खरीदी के लिए अपनी सोसाइटी में ही धान बेचें। तो धान खरीदी पर एसपी की किसानों से ये अपील है, सोसाइटी में ही धान बेचे किसान, क्योंकि कोई भी अगर मीडिएटर बीच में आता है तो वो उनके साथ धांधली कर सकता है और ज्यादा दाम दिलाने की बात कह सकता है। तो जो भी एजेंट हैं उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। तो धान खरीदी पर एसपी की किसानों से ये अपील है और वो अपील लगातार कर रही हैं, क्योंकि ऐसे वाकये कई बार सामने आए हैं कि किसानों को एजेंट्स बहला फुसला लेते हैं कि उनकी धान की कीमत ज्यादा उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एसपी ने साफ तौर पे किसानों से कहा है कि कोई भी एजेंट अगर आते हैं, आपसे कहते हैं कि धान की खरीदी पर आपको ज्यादा मूल्य दिया जाएगा, तो उनसे बचें, तुरंत पुलिस को सूचना दें। तो सोसाइटी में ही धान बेचे किसान, ये साफ तौर पे एसपी ने कहा है किसानों से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा किया गया है। धान खरीदी का पैसा, साल भर की कमाई का पैसा किसानों का उनके खाते में जब आता है, जो कि 15 नवंबर के उपरांत जो है शुरू हो गया है, तो कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से लोगों के द्वारा वो पैसे निकाले जाते हैं किसानों के द्वारा। तो इसमें हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, उसको मैं दोहराना चाहूंगी कि कभी भी कोशिश करें कि आप लमसम पैसा ना निकालें। कभी भी जब आप पैसे निकालने जाएं तो आप अकेले ना जाएं, कम से कम अपने साथ एक साथी जरूर रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास अगर दिख रहा है और आपको ये लगता है कि वो आप पे नजर रख रहा है, तो जरूर उस पर ध्यान दें। कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग अपनी गाड़ी की डिक्की में पैसे छोड़ करके आसपास कुछ चाय नाश्ता करने इस प्रकार की चीजों में चले जाते हैं और उसमें डिक्की से पैसे पार हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। यदि आप पैसे निकाल रहे हैं तो आप या आपके साथ आया हुआ साथी अवश्य उस पैसे को ध्यान दें। और कहीं भी, कई बार लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने जाते हैं और डिक्की में पैसे होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको फॉलो करते हुए आ रहा होता है जहां से आपने पैसे निकाले। तो पेट्रोल पंप में भी इस बात का ध्यान रखें। तो कम से कम 2 व्यक्ति जाएं और सदा सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राम राम काका। राम राम का राम राम काका। अब हमारी चिंता में दिखा बस, और मोर घर बिहाव मार गएगा और तू धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। वहाँ मुश्किल के का बात है जी। समिति में जाके टोकन लाग पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना दिन भर धाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है
मोर घर की बिहार दिन आ गया धान ले चल जाऊँ कि बिहार करूँ कहा ककत हूँ है यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की सब्जी ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो तब फिर बस मोबाइल में तुहर टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से तारीख ले ले तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी और भुगतान कब हुई 48 घंटा में साथ आए। अच्छा मोबाइल रखे नहीं हो रखे हो तो चल मैं बताता हूँ देखा तो मोबाइल ला ले पहली प्ले स्टोर में जाके तुहर टोकन अपने डाउनलोड कर ले ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले काकर नाम में खेत है रामलाल रामलाल कौन जिले का धमतरी टोकन के का तारीख लेने हैं शुक्रवार के कर देगा 29 तारीख के हाँ ले ये दे OTP आ गए तो टोकन कट गए दिखा ये ले देख अब काका करा मोबाइल है तो खर कम हो गए अब मोर में अब गांव के दूसर सियान में मोबाइल नहीं है फिर उमन कैसे कहीं समिति कम बन गए होगा फिर अरे नहीं रे भाई किसान ऐसे कैसे गए होगी समिति में घलो टोकन बनी लेकिन सिर्फ 30% और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकते है। ये तो बढ़िया बात है 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये पढ़े करे निर्भय आज तक वो सब चिंता मिटा देते भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका एला तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा ये बात करेगा अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दीस और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत है। और हाँ 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत है। तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार हमने बनाया हम ही संवारेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत नेलसनार, बांगापाल और दारापाल पंचायतों की सड़क निर्माण परियोजना पिछले 5 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। लोक निर्माण विभाग से मंजूरी के बावजूद सड़क पर सिर्फ मिट्टी डंपिंग और कुछ पुलिया ही तैयार हो पाई है, जबकि बाकी पुलियाओं का काम शुरू तक नहीं हुआ। बरसात में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित होता है और ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कलेक्टर को लिखित शिकायत देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता को इसका प्रमुख कारण बताया है। तीनों पंचायतों के सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि दिसंबर 2025 तक काम शुरू नहीं हुआ तो जनवरी 2026 में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि देरी से विकास कार्य रुक गए हैं और उनका जीवन सीधे प्रभावित हो रहा है। तो बीजापुर से एक खबर है भैरमगढ़ ब्लॉक और आश्रित ग्राम पंचायत दारापाल, नेलसनार, बांगापाल, ये जो एक रोड 5 साल पहले से बन रहा है। जो टेंडर हुआ था तो ठेकेदार जो है 5-6-7 साल लगभग हो गया है। पुलिया खोद के छोड़ दिया और रोड को भी जो सीसी रोड था उसको रुकाड़ फेंक दिए और उसमें मिट्टी डाल के ऐसे छोड़ दिया है कि उसमें तीनों गांव के लोगों को आने जाने की परेशानी है। कई बार लिख के दिए शासन प्रशासन को भी, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। आज इसीलिए हम लोग सभी फिर से गाँव से सभी कम से कम लगभग 20 लोग आए कलेक्टर साहब से मुलाकात करके जाएंगे बोल के, परंतु कलेक्टर साहब कहीं बाहर चले जाने से हम पंचायती साहब का भी हम ज्ञापन दे के जा रहे हैं। अगर इसमें कोई दिसंबर तक हमारे पुलिया या रोड जो शुरू नहीं होता है फिर हम जनवरी महीना से हम फिर से रोड में बैठेंगे, क्योंकि हमारे रोड जो है ना
3-4 गांवों को ये करके सीधे नेशनल हाईवे वहाँ नेलसनर जुड़ता है। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। हमारी स्कूल मन भी दारापाल के स्कूल जो जाने के लिए वहाँ भी कुछ कादियान उदियान जो बच्चे उच्चे शिक्षक लोग जाते हैं बारिश के समय, जो पूरे शिक्षक जो है 1 किलोमीटर वहाँ मोटरसाइकिल में रख के स्कूल पैदल जाते हैं। इस प्रकार की हमारी समस्या है, तो इसको हल होना चाहिए और शुरू होना चाहिए रोड। जो ठेकेदार अभी पिछले समय काम किया था उन्होंने पूरा काम नहीं किया, मिट्टी खोद के पुलिया खोद के उसे छोड़ दिया। अगर वो ज्यादा राशि लिया होगा, ज्यादा अगर काम नहीं किया होगा, उनको पर भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर उनको रिकवरी करना चाहिए, क्योंकि वो टेंडर लेके छोड़ दिया है। लोगों को आवाज जावा की परेशानी है, अस्पताल जाने में परेशानी है, सब परेशानी हो रहा है उसमें। ये हमारी समस्या है, इसीलिए हम लोग आज पूरे तीनों गांव के लोग आए यहाँ पे। दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि दुर्ग विकासखंड में बीपीएल राशन कार्ड श्रमिक कार्ड के आधार पर जारी नहीं किए जाते। उन्होंने बताया कि बीपीएल या राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर करती है। किसी भी तरह की त्रुटि या गलत जानकारी मिलने पर सत्यापन के आधार पर ही कार्ड पर संशोधन या कार्रवाई की जाती है। तो वहीं इस संबंध में सीईओ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में शासन के निर्देश पर राशन कार्ड सत्यापन और केवाईसी प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, ताकि सभी पात्र परिवार सही दस्तावेजों के साथ अपना राशन कार्ड अपडेट करवा सकें और वास्तविक लाभार्थियों को ही शासन की योजनाओं का सही लाभ मिल पाएगा। मैंने श्रम निरीक्षण किए गए हैं, वो 49,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो हाउस होल्ड से अधिक राशन कार्ड जारी जो हुए हैं वो परिवार के विभाजित होने के कारण 6,000 राशन कार्ड बढ़े हुए हैं। इसी के साथ शासन के निर्देश है कि इन राशन कार्ड धारियों का केवाईसी किया जाना है। केवाईसी की तिथि लगातार बढ़ाई गई है और केवाईसी चल भी रहा है, लेकिन इसमें जो फर्जी होने की बात हो रही है वो ऐसे राशन कार्ड धारी अपने आप केवाईसी के दौरान छांट दिए जाएंगे और उनके नाम कट जाएंगे वहां से। तो क्या ऐसे जो कार्ड होने पर कुछ कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी? बिल्कुल की जाएगी। ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारी अगर यहाँ से भी राशन ले रहे हैं और कहीं और से भी राशन ले रहे हैं, 2 राशन कार्ड में अगर उनका नाम है या यहाँ के निवासी नहीं है और उनके नाम से राशन कार्ड जारी हो गया है, तो ऐसे राशन कार्ड धारी के ऊपर निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी कह रहे हैं। और ये हमने पर्यवेक्षण में भी देखा है और इसका परीक्षण भी किया है कि किसी घर में अगर 5 लोग निवासरत हैं, 5 सदस्य हैं और आपको ये मालूम भी है कि 3 लोगों पे 35 किलो राशन मिलता है और 2 लोगों पे 20 किलो राशन मिलता है, और अभी 5 लोग एक घर में हैं जिन्हें 35 किलो राशन मिल रहा है, तो 2 लोग घर से अलग होने का एक आवेदन करते हैं, ग्राम पंचायत से, सरपंच सचिव से प्रमाणित करके लेके आते हैं, पटवारी से प्रमाणित करके लेके आते हैं, तो हम उनका राशन कार्ड अगर बनाते हैं तो 20 किलो लोगों की उसको पात्रता हो जाएगी। इस प्रकार से जिस घर में 35 किलो राशन कार्ड जाना चाहिए, मतलब राशन जाना चाहिए, उस घर में 55 किलो चावल या राशन जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और केवल महज मात्र इस प्रकार का लाभ लेने के लिए और 2 लोग परिवार से अलग होकर उसी घर में रह रहे हैं, तो इसका भी हम परीक्षण कराते हैं अपने एडीओ के माध्यम से और उसके बाद ही राशन कार्ड बनाते हैं अगर वो परिवार संयुक्त परिवार से अलग हो रहा है। तो एक बड़ी बात सामने यह आई है कि आजकल जो लोग हैं श्रमिक कार्ड बना करके एपीएल कार्ड को बीपीएल में कन्वर्ट करा देते हैं, उस पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, श्रमिक कार्ड के आधार पर हम किसी का राशन कार्ड नहीं बनाते हैं। हम राशन कार्ड बनाते हैं पटवारी के प्रतिवेदन से। अगर पटवारी लिख के देता है कि इस व्यक्ति की भूमि नहीं है या ये 2.5 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है, तो उस पात्रता के अनुसार से ही अंत्योदय, प्राथमिक, एपीएल के कार्ड ही बनते हैं। तो हमारा जो पैरामीटर है और हमारा जो जांच करने का तरीका है वो पटवारी के ऊपर डिपेंड होता है।
खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।